दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान में अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे अपने 195वें लेक्चर के बारे में। दोस्तों आज की क्लास अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके 5850 सवाल तैयार हो जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे दोस्तों बहुत खुशी मिल रही होगी आपको, क्योंकि अब हम लोग 6000 प्रश्नों के करीब पहुँचने वाले हैं। 150 लेक्चर इसी सीरीज में 150 लेक्चर में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया और 151 नंबर से हम लोग कवर कर रहे हैं भारतीय संविधान की क्लास। तो आज संविधान की 45वीं क्लास है। ठीक है, और आज की क्लास में दोस्तों हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, तो विधान मंडल से संबंधित तमाम तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि विधान मंडल में दो चीजें आती है, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा को निम्न सदन माना जाता है राज्य का, और विधान परिषद को राज्य का उच्च सदन कहा जाता है, जिसे अस्थायी सदन के रूप में भी जानते हैं। हालांकि पूरे भारत के कई सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इनकी संख्या सिर्फ वर्तमान में 6 है। 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, बाकी किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल आते हैं। सवाल कैसे आते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं दोस्तों कि राज्यों में विधान परिषदों का सृजन किस अनुच्छेद में निहित है। दोस्तों किस अनुच्छेद में लिखा है विधान परिषद के सृजन के बारे में, या फिर विधानसभा के गठन के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण जो है वो किस अनुच्छेद में लिखा गया। ठीक है, वैसे आज की जो क्लास हमारी है ये अनुच्छेद विशेष क्लास आप समझ सकते हैं, क्योंकि आज हम विशेष रूप से अनुच्छेद पर ही चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सी बातें किस किस अनुच्छेद में कही गई हैं, हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं। आप एक मौका देंगे, जुड़ेंगे हमारे साथ, तब आप क्वालिटी समझ पाएंगे। ठीक है, और बाकी रही यूट्यूब की बात, तो यूट्यूब पर आप अच्छी तरह से क्लास ले पा रहे होंगे, जान रहे हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके दोस्तों संपर्क कर सकते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। इसके पहले याद दिलाना चाहूंगा कि आज हमारा 195वां लेक्चर है और आज आपके 5850 सवाल तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और राज्य विधानमंडल से संबंधित हम लोग सवाल अटेंड करने चल रहे हैं। ठीक है, लिख रहा है प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की आवश्यकता ये किस अनुच्छेद में निहित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विधानमंडल की बात आएगी तो यहां पर दो चीजें आप रखेंगे। एक तो दोस्तों विधानमंडल में क्या होता है, विधान परिषद होता है। क्या होता है, विधान परिषद होता है, जिसे आप क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से संसद में उच्च सदन कौन होता है, राज्यसभा होता है ना, उसी तरह से विधानमंडल में उच्च सदन कहां होता है, यह विधान परिषद होता है। और जो निम्न सदन होता है जिसे हम जनता का सदन कहते हैं, वो कौन सा दोस्तों, वो विधानसभा है, तो इसे हम निम्न सदन भी कहते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, फिलहाल आपसे पूछ रहा है कि विधानमंडल की आवश्यकता के बारे में कहां बताया गया है, तो जब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 168 के बारे में, तब आपको पता चलेगा दोस्तों कि हम विधानमंडल की आवश्यकता के बारे में बताया गया। इसके पहले अनुच्छेद 164 हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट पढ़ा था। 164 इसमें दोस्तों ही बताया गया था कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा दोस्तों, एक मुख्यमंत्री होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। और यह अनुच्छेद 164(1) में कहा गया था। ठीक है, और उसके बाद 168 से ये इंपॉर्टेंट चालू हो गया। लिख रहा राज्यों में विधान परिषदों का सृजन। ठीक है, राज्यों में विधान परिषद, विधान परिषद किसे कहते हैं, मैंने फिर से आपको याद दिला रहा हूं दोस्तों, यह राज्य का क्या है दोस्तों, अस्थायी सदन है। क्या है दोस्तों, यह राज्य का अस्थायी सदन है। इसका तात्पर्य है कि यह भंग नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी दोस्तों भंग नहीं हो सकता। या कह दें, अगर पूछा जाए सवाल कि वह कौन सा सदन है राज्य का जिसका विघटन नहीं होता, जो भंग नहीं होता, तो आपका जवाब क्या होगा, ये यही विधान परिषद है। ठीक है, और वर्तमान में कितने राज्यों में दोस्तों विधान परिषद है, तो याद रखिएगा ऐसे राज्यों की संख्या सिर्फ 6 है जहां पर विधान परिषद है। फिलहाल आपसे पूछा है किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो यह अनुच्छेद 169 में दिया गया। ठीक है, 168 में विधान मंडल के बारे में बताया गया, 169 में किसके बारे में बताया गया है, यहां बताया गया दोस्तों जो है विधान परिषद के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से आपने पढ़ा था दोस्तों 79, ठीक है, 79 में संसद के बारे में बताया गया था, 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया था, और 81 में दोस्तों लोकसभा के बारे में बताया गया था। उसी तरह से तीनों सीक्वेंस में यहां पर भी है। लिख रहा राज्य की जो विधानसभा है, विधानसभा क्या होता है दोस्तों, विधानसभा को ही है हम क्या कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे अस्थायी सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं, या तो इसे हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, निम्न सदन, या फिर हम इसी को जनता का सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम जनता का सदन भी कहते हैं। याद रखिएगा ये कहां बताया गया दोस्तों, तो ये बताया गया अनुच्छेद 170 में। लाइन से है 68, 69, 70, उसके आगे एक एक लगा दीजिएगा। 168, 169 और 170 ये तीनों आपस में संबंधित हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा है दोस्तों अनुच्छेद 171 संबंधित है। अनुच्छेद 171 दोस्तों किसके बारे में प्रावधान करता है, तो यह प्रावधान करता है खास करके किसके बारे में दोस्तों, विधान परिषद के सदस्यों के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, विधान परिषद
के सदस्यों के बारे में बात करता है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों सदस्यों के बारे में क्या बात करता है, जरा ये भी जान लीजिए, ये भी जानना आपके लिए आवश्यक है। तो दोस्तों यह कह सकते हैं कि यह विधान परिषद की क्या बताता है दोस्तों, संरचना के बारे में बताता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, तो यह भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये कहता है ना इस अनुच्छेद में कहा गया कि विधानसभा के कुल संख्या, विधानसभा यानी निम्न सदन, विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक याद रखेंगे नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता दोस्तों, क्या नहीं हो सकता, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। और ब्रैकेट में दोस्तों एक कंडीशन और लगाया गया, जरा वो कंडीशन भी ध्यान दीजिएगा, और कहा गया 40 से कम भी नहीं हो सकता। किससे दोस्तों, 40 से कम भी नहीं हो सकता, ये भी रखा गया। तो 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता, 40 से कम नहीं हो सकता, ये दोनों बातें कही गई। कहां पर दोस्तों, अनुच्छेद 171 की बात करें, जहां विधान परिषदों के संरचना के बारे में बताया गया है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। आप इससे स्टार भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल आपके कॉम्पिटिटर नहीं हल कर पाएंगे, निश्चित रूप से बता रहा हूं। जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा वो कभी भी सवाल को हल नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह राज्य के विधानमंडलों की अवधि दोस्तों ये किस अनुच्छेद में निहित है दोस्तों। जब विधानमंडल की अवधि की बात करेंगे तो आपको अलग अलग बताना पड़ेगा कि अगर हम बात करेंगे दोस्तों विधान परिषद की, तो विधान परिषद की जो अवधि होती है दोस्तों, उच्च सदन की अवधि हमेशा दोस्तों 6 साल की होती है, और जो निम्न सदन होता है यानी जो विधानसभा होता है उसकी अवधि कितनी होती है दोस्तों, उसकी अवधि 5 साल होती है। यानी उसमें जो सदस्य होते हैं उनकी अवधि के बारे में बात कर रहा है। फिलहाल विधानमंडलों की अवधि जो दोस्तों ये अनुच्छेद 172 में दिया गया। कहां दिया गया दोस्तों, ये अनुच्छेद 172 में अवधि के बारे में बताया गया। ठीक है, लिख रहा राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता ये किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो दोस्तों कौन इसका मेंबर होगा, उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या अर्हता होनी चाहिए, ये सारी बातें दोस्तों अनुच्छेद 173 में दिया गया। कहां दिया गया है, तो कैसे याद रखें दोस्तों, ये 73 में से 3 पकड़िएगा और इसी 3 को क्या करिएगा, अहर्ता बना दीजिएगा, बना दीजिएगा, तो ये अहर्ता हो जाएगा। क्यों, ये मैं बता रहा हूं दोस्तों, ट्रिक बनाइए छोटा सा, नहीं तो आप भूल जाएंगे, दिमाग से स्किप कर जाएगा ना, इसलिए दोस्तों एक ट्रिक के माध्यम से इसे याद करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 173 हो गया ना, आगे देखिए, लिख रहा राज्य के विधानमंडल के सत्र या फिर सत्रावसान या फिर विघटन ये किस अनुच्छेद में दोस्तों निहित है। तो दोस्तों याद रखेगा ये सारी बातें अनुच्छेद 174 में है। ठीक है, कैसे मैंने याद किया, 74 में 4 बातें, एक सत्र के बारे में, एक सत्रावहन के बारे में, एक विघटन के बारे में, एक सत्राहूत। ठीक है, इस तरह के दोस्तों 4 शब्द होते हैं, तो इसको याद रखेगा। इस तरह से 4 को मैंने जोड़ के रखा है, 3 पे अहर्ता जोड़ के रखा है, 4 पे हो गया। 72 पे क्या था दोस्तों, 72 पे दोनों शब्दों के कार्यकाल की बातें हुई थी। ठीक है, कार्यकाल था ना कि उस समय क्या होगा, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, लिख रहा सदन या सदनों में अभिभाषण, सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार ये किस अनुच्छेद में दोस्तों निहित है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों अनुच्छेद 1। अच्छा बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब आपसे अभिभाषण पूछेगा तो अलग हो जाएगा। अभी आपसे क्या पूछ रहा दोस्तों, अभी खाली पूछ रहा कि अभिभाषण क्या पूछ रहा है, सदन या सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का जो अधिकार है वो अधिकार 175 में बताया गया है, जबकि राज्यपाल का अभिभाषण कहां बताया गया है, तो यह 176 में इसका जिक्र हुआ। कहां जिक्र हुआ दोस्तों, यह विशेष अभिभाषण का जिक्र कहां हुआ है, तो याद रखेंगे इसका जिक्र हुआ है अनुच्छेद 176 में। मैंने कहा ना आपसे शुरू में कि आज की जो हमारी क्लास है ना, यह अनुच्छेद स्पेशल क्लास है। ज्यादातर सवालों में ही जानने का प्रयास करेंगे भाई किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा अनुच्छेद 177 दोस्तों किससे संबंधित है, बहुत प्यारा सा अनुच्छेद है दोस्तों। 176 में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा राज्यपाल का अभिभाषण, राष्ट्रपति का नहीं। राज्य में दोस्तों प्रमुख कौन होता है, केंद्र की तरफ से प्रमुख कौन होता है, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति कौन होता है, राज्यपाल होता है। उसके विशिष्ट अभिभाषण की बात करते हैं 176 में। और 177 में दोस्तों कई बातें बताई गई, एक दो बातें नहीं, 177 स्पेशली जैसे 7 यहां 2 बार लिखा है ना, उसी तरह से यहां 2 लोगों के बारे में बात करता है, एक मंत्रियों के बारे में बात करता है, एक राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसके बारे में बात करता है। किसके, इसके बारे में, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 में बताया गया, और मंत्री तो अलग हो गए। ठीक है, तो दोस्तों इनके बारे में बताता है। ये कहता है दोस्तों ये लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। सदन क्या कर सकते हैं दोस्तों, सदन की कार्यवाही में क्या कर सकते हैं दोस्तों,
कार्यवाही में हिस्सा लेने की बात करता है कि कैसे हिस्सा ले सकते हैं, कैसे अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो इन लोगों के अधिकारों से संबंधित बातें यहां होती है। किससे संबंधित दोस्तों? यहां मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकारों की बात होती है। ये दोस्तों आप कह सकते हैं 177 में। याद रखेंगे ना, 2 बार साथ साथ है, इसलिए यहां म से याद रखेगा महाधिवक्ता और म से मंत्री दोनों के बारे में बातचीत होती है। ठीक है, लिख रहा विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दोस्तों जो प्रावधान ये कहां पर किया गया है। देखिए जिस प्रकार से लोकसभा का अध्यक्ष होता है और लोकसभा का अध्यक्ष दोस्तों लोकसभा सदस्यों के बीच से ही किसी व्यक्ति को चुना जाता है। उनका चुनाव कौन करते हैं? तो लोकसभा के मेंबर ही करते हैं। उसी तरह से जब राज्यों की बात आती है तो विधानसभा जो होता है दोस्तों, जो निम्न सदन है दोस्तों, वहां से क्या किया जाता है? निम्न सदन में से किसी एक को दोस्तों अध्यक्ष बनाया जाता है, उसके लिए लोग वोटिंग करते हैं। एक उपाध्यक्ष भी दोस्तों चुना जाता है। कभी दोस्तों जब अध्यक्ष नहीं रहेगा, यानी अध्यक्ष का पद जब दोस्तों रिक्त रहेगा, उस समय दोस्तों कौन एक्टिव हो जाएगा? उसके कार्यों को उपाध्यक्ष देखेगा। और ये कहां बताया गया दोस्तों? तो ये बताया गया अनुच्छेद 178 में। कहां बताया गया दोस्तों? 178 में, एकदम सीक्वेंस में चलेगा। 178 में इसके बारे में बताया गया। लिख रहा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद त्याग या पद से हटाया जाना, ये किस अनुच्छेद में दिया गया दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 179 में दिया गया। ठीक है, कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं या जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, अगर वो पद से हटाए जाते हैं तो उस संदर्भ में दोस्तों यहां 179 में दोस्तों प्रावधान किया गया है। अब एक बात अंडरस्टूड हो गया दोस्तों कि उनको हटाए जाने संदर्भ में एक प्रश्न है, तो एक प्रश्न और भी इसी संबंधित बनता है कि मान लीजिए कोई ऐसा विधानसभा अध्यक्ष है जिसको उसके पद से हटाए जाने के लिए दोस्तों अभी प्रावधान जारी है, क्या उस समय अध्यक्षता कर सकता? नहीं भाई, जब उसके ऊपर कोई इस तरह का लीगलिटी आ गया तो फिर वो अब अध्यक्षता नहीं करेगा। जब तक कि सिद्ध ना हो जाए, बातें जब तक साबित ना हो जाए, तब तक उसे नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों यहां पर एक अनुच्छेद आप याद रखेगा, जब आप बात करेंगे अनुच्छेद, अभी आप पीछे अनुच्छेद 179 के बारे में बात किया। 179 दोस्तों किसके बारे में बताता है? हमने पीछे पढ़ा पद रिक्ति के बारे में बताता है। हमने पीछे पढ़ा दोस्तों पदच्युति के बारे में बताता है, रिक्ति, पदच्युति, पदावकाश, इस तरह की जो भी चीजें। लेकिन जब आप बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 180 के बारे में, अनुच्छेद 180 के बारे में जब बात करेंगे तो 180 बस इसी को ब्रीफ करता है थोड़ा सा। ठीक है, यहां कहता है कि मान लीजिए किसी कारणवश अध्यक्ष का पद रिक्त है, अध्यक्ष का पद रिक्त है, तब यह प्रावधान करता है कि उस रिक्त पद होने पर क्या करेगा? अब उपाध्यक्ष दोस्तों उस पद की दोस्तों कार्यवाही संचालन करेगा। यानी अध्यक्ष का पद अगर किसी कारणवश रिक्त हो गया तब दोस्तों वहां उपाध्यक्ष आ जाएगा। लेकिन जब आप 181 में आते हैं तब थोड़ा सा अलग बातें करते हैं। तब क्या कहेंगे कि जब कोई मामला चल रहा हो, किसके ऊपर दोस्तों? जब कोई मामला दोस्तों विचाराधीन हो, क्या हो दोस्तों? विचाराधीन हो, किससे संबंधित दोस्तों? अध्यक्ष से संबंधित, तब दोस्तों उसे अध्यक्ष नहीं माना जाएगा। यह पॉइंट दोस्तों यहां पर रखा गया है कि तब उस समय, जिस समय तक वो मामला विचाराधीन होगा तब तक वो अध्यक्षता नहीं कर सकता। कर भी कैसे सकता है भाई? उसी के खिलाफ तो दोस्तों मामला विचाराधीन चल रहा है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो यह बात दोस्तों कहां बताया गया? यह अनुच्छेद 181 में बताया गया। लेकिन आप विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, जिस तरह से दोस्तों हमने पढ़ा कि 178 जो होता है दोस्तों वो किससे संबंधित होता है? वो दोस्तों अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से संबंधित होता है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से संबंधित होता है। और ये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कहां के दोस्तों? याद रखेंगे ये विधान सभा की बात हो रही। ठीक है, तो ये अनुच्छेद दोस्तों यहां संबंधित है। उसी तरह से जब आप उच्च सदन की बात करेंगे तब आप बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 182 के बारे में। 182 में दोस्तों याद रखेगा जो उच्च सदन का सभापति होगा और जो उपसभापति होगा उसके बारे में चर्चा किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना किस अनुच्छेद में है? जब दोस्तों हम विधानसभा से संबंधित यही बातें पढ़े थे, जब हमने विधानसभा संबंधित यही बातें पढ़ा था, तब दोस्तों मैंने बताया था आपको किसके बारे में? 179 के बारे में। किसके बारे में? 179 के बारे में। जब आप सभापति के बारे में पढ़ेंगे तो ठीक उसी के बाद 182 के बाद 183 नंबर पे आप पढ़ेंगे सभापति के बारे में। तो दोनों सीक्वेंस में दिया गया है, ये आप याद रखेगा। जैसे जब आप 78 पढ़ेंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में, उसके ठीक बाद दोस्तों उनको पदरिक्ति की बात करेंगे, उन्हीं के पदरिक्ति की बात करेंगे। उसी तरह से जब आप बात करेंगे 182 में सभापति या उपसभापति के बारे में, तो 183 में उन्हीं के पदरिक्ति के बारे में बात करेंगे। इस तरह से जोड़ के याद रखेंगे कि नहीं? याद रखना पड़ेगा, नहीं
परीक्षा में आ सकते हैं, वही आपको ध्यान देना है। लिख रहा सदस्यों द्वारा शपथ प्रतिज्ञान, भाई किस सदस्यों की बात कर रहा है, तो चाहे सीधा सीधा हम लिख देना विधानमंडल के सदस्य, ठीक है। कहां के दोस्तों, विधानमंडल। क्यों, क्योंकि विधानमंडल कहते ही दोनों बातें साबित हो जाती हैं कि हम यहां पर विधान परिषद भी कर रहे हैं और हम यहां पर दोस्तों विधानसभा भी कर रहे हैं। जितने भी दोस्तों लोग हैं उनसे संबंधित, इनसे संबंधित उनके शपथ प्रतिज्ञान के बारे में कहां बताया गया है, तो दोस्तों ये बताया गया है अनुच्छेद 188 में। कहां बताया गया दोस्तों, अनुच्छेद 188। पीछे एक अनुच्छेद मुझे याद आ रहा है कि आपको याद है अनुच्छेद 108 हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, यहां पढ़ा था संयुक्त अधिवेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, संयुक्त अधिवेशन के बारे में हम लोग पढ़ा गया था, ठीक है। कि जब कभी दोस्तों लोकसभा राज्यसभा में मतभेद आ जाए, स्थिति बन जाए, ठीक है, तब एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ये सारी बातें अनुच्छेद 108 में था। आज हम लोग पढ़े अनुच्छेद 188, जहां पर दोस्तों शपथ प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया। लिख रहा है सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, गणपूर्ति किसे कहते हैं दोस्तों, गणपूर्ति कहते हैं कोरम को, ठीक है। यानी कम से कम कितने सदस्य हों कि दोस्तों विधानसभा या विधान परिषद का संचालन किया जाएगा, तो 1/10। हमेशा कोरम कितना होता है दोस्तों, हमेशा या ज्यादातर चीजों में 1/10 होता है, इसे भी याद रखेंगे। खैर, ये जिस अनुच्छेद की चर्चा कर रहा है यह अनुच्छेद है दोस्तों 189। किसकी बात कर रहा है, 189 में दोस्तों मतदान, जो भी सदन में मतदान होता है उसके बारे में बताया गया है। एक इसी तरह से दोस्तों ने पीछे पढ़ा था अनुच्छेद 117। 117 में 2 बार साथ आया था, मैंने कहा था म से मंत्री, म से महाधिवक्ता, उनसे संबंधित है दोस्तों, उनके अधिकारों से संबंधित। अधिकार किस प्रकार के, मत देने का अधिकार छोड़कर बाकी सब अधिकार। वो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, उठकर कोई बातचीत रख सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों कहा गया था कुछ स्पेशल टर्म में, ठीक है। तो वहां था, और यहां पर दोस्तों 189 है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है स्थानों का रिक्त होना, यह किस अनुच्छेद में नीत है, ठीक है। स्थानों का रिक्त होना दोस्तों एक किस अनुच्छेद में है, अभी हमने पढ़ा दोस्तों 189, 189। अब हम आगे बढ़ेंगे सीधे 189 के बाद 190 पे आएंगे, तो कुछ अन्य लोगों के स्थानों के रिक्त होने के बारे में बताया गया है कि भाई अगर कोई पद रिक्त होता है तो कितने समय के अंदर वो पद भरा जाना चाहिए। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जो है सवाल बनेंगे और अलग अलग उत्तर भी होंगे, ठीक है। लिख रहा है राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए निहर्ताएं दोस्तों किस अनुच्छेद में है। पीछे दोस्तों हमने जब विधानमंडल की बात किया था, अगर आपको याद हो, जब विधानमंडल की बात किया था और मैंने बताया था अ से अहर्ता, तो बताया था इसी अ को 173 में बदल लीजिए, यही बताया था ना, याद है आपको कि भूल गए, ठीक है। 173 में बताया था इसी 3 को 3 कर लेंगे, अ को 3 समझेंगे तो हो जाएगा। उसी तरह से आज निरहर्ताएं के बारे में दोस्तों बताया जा रहा है कि विधानसभा या विधान परिषद के जो सदस्य चुने जाते हैं उनके निहर्ताओं के बारे में कहां बताया गया है, तो यहां पर एक अनुच्छेद और इससे संबंधित है, अनुच्छेद 191। कहां, अनुच्छेद 191, ठीक है। लिख रहा है सदस्यों के वेतन और भत्ते, सदस्यों के वेतन और भत्ते। इसके पहले दोस्तों जो वेतन भत्ते हमने पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा, वो दोस्तों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के बारे में पढ़ा। अभी दोस्तों जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, मेंबर को क्या कहते हैं दोस्तों, मेंबर को एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, ठीक है। तो जो भी विधानमंडल के सदस्य हैं उनके वेतन भत्तों की बात हो रही है, और वो कहां बताया गया दोस्तों, वो बताया गया अनुच्छेद 195 में, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको अच्छे से चीजों को याद करना और समझना है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। चलिए आराम आराम पढ़ते चलिए। आज क्या थोड़ा सा अनुच्छेद स्पेशल क्लास है, इस वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, बहुत ध्यान से पढ़ेगा दोस्तों, विशेष प्रक्रिया। और ये धन विधेयक दोस्तों किसके संदर्भ में, केंद्र नहीं, यहां हम राज्य के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो राज्य के संदर्भ में जो धन विधेयक है उसके संदर्भ में दोस्तों जो विशेष प्रक्रिया है ये कहां बताया गया है दोस्तों, तो ये बताया गया अनुच्छेद 198 में। कहां बताया गया दोस्तों, अनुच्छेद 198 में। 195 जो था दोस्तों उसमें किसके बारे में बताया गया है, उसमें वेतन भत्ता बताया गया, वो भी सदस्यों का वेतन भत्ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा धन विधेयक की परिभाषा दोस्तों एक इस अनुच्छेद में दिया गया, तो राज्य के संदर्भ में अगर इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो सीधे आप आ जाएंगे अनुच्छेद 200 अनुच्छेद नहीं 200 में बजट के बारे में बताएगा, ठीक है। देखिए बजट केंद्र वाला नहीं, केंद्र में जो बजट है दोस्तों वो बताया गया अनुच्छेद 112 में, ठीक है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। यहां दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण जो दोस्तों ये राज्य के संदर्भ में, ठीक है। तो जब राज्य के संदर्भ में होगा तब आप कहेगा दोस्तों अनुच्छेद याद रखिएगा 200 बताएगा, लेकिन दोस्तों अगर यही केंद्र के संदर्भ में होगा, केंद्र के संदर्भ में होगा तब आप इसे क्या बताएंगे, अनुच्छेद 112 बताएंगे। याद रखिएगा बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है, ठीक है, कहीं भी नहीं हुआ है, ये बात भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। सवाल ये भी परीक्षा में आता है, ठीक है। और लोग कंफ्यूज जाते हैं, सोचते हैं कहीं ना
कहीं बजट की बात तो हुई होगी, लेकिन याद रखेंगे बजट की कोई बात यहां पर नहीं हुई हमारे संविधान में। ठीक है, लिख रहा है विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद में दोस्तों निहित है? ठीक है, ये मुझे बताइए, विनियोग विधेयक दोस्तों किस अनुच्छेद में निहित है? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि अगर हम केंद्र की बात करते हैं उस समय विनियोग विधेयक के बारे में कहां बताएगा? ठीक है, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिए। मैंने इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया है कि विनियोग विधेयक होता क्या है, कब इसे पेश किया जाता है संसद में। ठीक है, जब आप राज्यों के बारे में बात करेंगे तब दोस्तों आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 204 के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अनुच्छेद 204 के बारे में पढ़ेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, 204 के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा लिख भी लीजिए यहां पर, जब आपसे धन विधेयक पूछेगा, क्या पूछेगा दोस्तों? धन विधेयक पूछेगा, तो आप बताइएगा दोस्तों 198 के बारे में। अगर आपसे दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा पूछेगा, तब आप क्या बताएंगे? 199 बताएंगे। अगर आपसे दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण पूछेगा, क्या पूछेगा? वार्षिक वित्तीय विवरण पूछेगा, यानी बजट, जो राज्य का बजट है, तब आप क्या बताएंगे? तब आप बताएगा अनुच्छेद 200। और जब आपसे विनियोग विधेयक पूछेगा तब आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 204। इस तरह से जोड़ जोड़ के याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान, ये किस अनुच्छेद में दोस्तों दिया गया? तो 204 से जब आगे बढ़ेंगे 206, कहां पढ़ेंगे? 206 में। जी हां, 200 हमारे लिए भी दोस्तों बहुत डिफिकल्ट इसे याद रखना, लेकिन क्या है कि इतने बार पढ़ते पढ़ते चीजें याद हो जाती। ठीक है, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान। ठीक है, ये सारा सेम टू सेम जैसा मैंने केंद्र में पढ़ाया वैसा ही डिक्टो है, कोई अंतर नहीं भाई। जैसे केंद्र सरकार अपना बजट पेश करती है, ठीक है, केंद्र में अपना बजट पेश किया जाता है, उसी तरह से वहां का वित्त मंत्री जैसे पेश करता है, उसी तरह से राज्य का वित्त मंत्री क्या करता है? राज्य का बजट पेश करता है। एकदम सेम टू सेम है, कहीं कोई अंतर नहीं है। अब आप अगर ये कहेंगे सर हमने तो केंद्र का पढ़ा नहीं, भैया पीछे का वीडियो जाके देखिए। मैं बार बार कहता हूं, मैं रोज क्लास ले रहा हूं, 195वां लेक्चर पे आ गया। अगर खाली संविधान की बात करेंगे तो 45 लेक्चर में दे चुका, तो थोड़ा सा पीछे देखेंगे ना, तब इस चीज को और ब्रीफ में पढ़ाए, क्योंकि यहां ब्रीफ में पढ़ाने लगूंगा फिर आपको कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर टाइम बढ़ेगा। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि टाइम एक्स्ट्रा जाए आपका। लिख रहा न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। ये तो दोस्तों वैसे भी, जैसे ये कहा गया कि न्यायालय विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकता, वैसे ये भी कहा गया कि न्यायालय जो है संसद की कार्यवाहियों की भी जांच नहीं कर सकता। ठीक है, कि संसद में बैठकर क्या चर्चा हो रहा है, किस बात पर चर्चा हो रहा है, क्या खर्च हो रहा है, किसी बात की कोई जांच नहीं हो सकती है, यहां भी जांच नहीं हो सकता है। इसके बारे में दोस्तों कहां बताया गया? तो अनुच्छेद 212 में बताया गया। कहां पर दोस्तों? अनुच्छेद 212 में बताया गया है कि न्यायालय विधानमंडल की कार्यवाहियों के बारे में जांच नहीं कर सकती है। यानी जितने भी नेता हैं ना, ये अपने लिए प्रावधान बना के रखे हैं, इनका हम बाल भी बांका नहीं कर सकते कि वहां जो विधानमंडल में बैठ रहे हैं तो उसका क्या आउटपुट आ रहा है, कुछ नहीं पूछा जा सकता, बस बैठ रहे हैं, बहस चल रही है, ये आप ध्यान दीजिए। लेकिन आप विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश, जिस प्रकार से दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ठीक है, अब आप कहेंगे ये सारी चीजें पढ़ाई गई, देखिए फिर से मुझे रिवीजन करने में ना फिर थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति, अब हम लगेंगे पूरा डिटेल बताने का। अध्यादेश क्या होता है कि जब कभी संसद में सत्र नहीं चल रहा होता, अचानक से कानून की जरूरत पड़ती तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता, अनुच्छेद 123 के तहत उसके पास एक पावर है। अब ये सब कहानी दोस्तों नहीं बताने का होता है। ठीक है, एक बार नहीं दोस्तों, ये कई बार कहानी बता चुका। जैसे अब मैं शॉर्टकट में खाली ये बताऊंगा ना कि राष्ट्रपति जैसे अध्यादेश जारी करता है उसी तरह से वैसा ही पावर राज्यपाल के पास होता है। वहां पर संसद विश्रांति काल चल रहा था, यहां पर विधानमंडल का विश्रांति काल चलता है। वहां राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, यहां राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद भी दोस्तों लगभग मिलता जुलता है। वहां यहां 123 था और ये दोस्तों दो को उठा के पहले कर दीजिए, 213 हो जाएगा। 213 में दोस्तों किसके बारे में बताया गया? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के बारे में बताया गया। लिख रहा है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों, यानी सीधे सीधे एससी और एसटी की बात कर रहा है, तो और वो भी किसकी दोस्तों? राज्य की बात कर रहा है। अगर फिर से मैं ले जाऊं केंद्र में, ये भी आपको केंद्र वाले में पढ़ाया था। अगर हम केंद्र की बात कर देंगे, केंद्र में जो एससी एसटी संबंधी जो प्रावधान है ये दोस्तों कहां पर किया गया है? तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों अनुच्छेद 329 के बारे में। ठीक है, 29 किसके बारे में पढ़ा होगा दोस्तों? अनुच्छेद 329 होगा ना, 29 30 नहीं, एक सेकंड रुकिए, कैसे पढ़ा होगा देखिए, इसको सेट करिए। पहले देखिए, राज्य पूछा ना, अभी दो चीजें पूछेगा, यहां आंग्ल भाषा पूछेगा। ठीक है, आंग्ल भारतीयों के बारे में पूछ रहा है। सुनिए, एकदम लाइन से सुन लीजिए। जब आप राज्यों की बात करेंगे तो आंग्ल भारतीय में 333 मारिएगा। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों? सब सीक्वेंस में 4 अनुच्छेद है, यहां 333 कर दिया, यहां दोस्तों अनुच्छेद 332 कर दिया, 332 कर दिया। ठीक है, उसी तरह से एकदम जैसा पहले एससी एसटी बाद में था ना, वैसे जब केंद्र के एससी एसटी की बात करेंगे, केंद्र के एससी एसटी की बात करेंगे
करेंगे तो अनुच्छेद 330 मिलेगा। जब दोस्तों आंग्ल भारतीय वालों में दोस्तों केंद्र की बात करेंगे तब यहां 331 मिलेगा। अब सेट हो गया 330, 331, 332, 333, ठीक है, अब जाके सेट हुआ। तो यहां पर एससी एसटी में क्या करेंगे दोस्तों, 330 करेंगे। देखिए घबराइए मत, थोड़ा सेटिंग बैठाना पड़ता है ना, सब एक जैसा है, सब एक जैसा मिलता जुलता है, एक पकड़ लिया कहीं से वहीं से सारे निकल जाएंगे, ठीक है। तो 330 में एससी एसटी से संबंधित जो प्रावधान है वो केंद्र का प्रावधान है, फिर आंग्ल भारतीय केंद्र का है, फिर राज्य का है, ठीक है, एससी एसटी। तो राज्य का एसटी एसटी आ जाएगा 332 पे और राज्य का आंग्ल भारतीय आ जाएगा कहां पर दोस्तों, यहां थोड़ा सा अंतर है कि केंद्र वाले जब आंग्ल भारतीय की बात करेंगे तो वहां पर राष्ट्रपति 2 मेंबर को लोकसभा में नियुक्त करता है, ठीक है। अब तो बहुत चेंजेस हो गया है और यहां राज्यपाल जो है 1 मेंबर को अपॉइंट करता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों कुछ मिलता जुलता चीजें आपको देखने को मिलती हैं। बस आप जुड़िए स्टडी 91 से, फिर आप क्वालिटी कंटेंट समझ पाओगे। और देखिए अगर आप चाहते हैं कि विस्तार से एक एक टॉपिक पर एक एक जो है विषय पर चर्चा हो तो उसके लिए आप स्टडी 91 ज्वाइन करिए, वरना चकाचौंध की दुनिया में जाना है तो बहुत सारे यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म हैं, सब जगह मजा लेते रहिए, लेकिन कभी पूरा सब्जेक्ट आपका खत्म नहीं होगा। स्टडी 91 पे रहेंगे तो एक चीज तो तय है कि धीरे धीरे दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं, ठीक है। लगता है समय भाई 45 लेक्चर हो गया, 45 लेक्चर मतलब सीधे सीधे 1.5 महीना, 1.5 महीने से लगातार पॉलिटी की क्लास चल रही है और 150 लेक्चर मतलब कितना हो जाएगा, अगर 30 दिन का महीना होता है तो 3 × 15 यानी 5 महीना तक मैंने सिर्फ आपको इतिहास विषय पढ़ाया और 1.5 महीना इधर क्या हो गया दोस्तों, सीधे सीधे हम लोग जो है ये पॉलिटी पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं। तो डेली क्लास चलता है, समय देंगे समाप्त होगा और ज्यादा नहीं, मुझे लगता है कि 10-15 दिन की क्लास और बची, फिर आपका पूरा संविधान समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग ज्योग्राफी पे चर्चा करेंगे, उसमें चाहे भारत का भूगोल ले लेंगे चाहे विश्व का भूगोल ले लेंगे, फिर धीरे धीरे उसे पढ़ा जाएगा। फिर वो समाप्त हो जाएगा तो हम लोग साइंस पे बात करेंगे, इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे, पर्यावरण पे बात करेंगे, कंप्यूटर पर बात करेंगे, एग्रीकल्चर पर बात करेंगे। बहुत समय है पढ़ने के लिए, ठीक है। बस साथ में जुड़े रहिए, चीजों को पढ़ते रहिए। हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें भी आप ले सकते हैं, किताबें हैं इन्हें भी आप परचेज कर सकते हैं। किताबें परचेज करेंगे वो तो पैक होकर सीधा आपके घर जाती हैं, ठीक है। बाकी कोर्सेज वगैरह तो आप उन्हें भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। एक निवेदन और आप सभी से हाथ जोड़कर है, अगर आपको लग रहा है कि नितिन सर अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज दोस्तों आप लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए, हो सके तो वीडियो को शेयर भी करिए। शेयर करना तो आपके लिए मतलब एक तरह से जेब से पैसे खर्च करने के बराबर हो, तो आप करोगे नहीं, तो लाइक ही कर लो, कमेंट कर लो, ये तो आप कर सकते हो, ठीक है। निवेदन आपसे, करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। धन्यवाद।